नमस्कार सभी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में पिछले 48 घंटे में वो देखा गया है जो 1979 की क्रांति के बाद शायद कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा काला दिन इतिहास के पन्नों में जुड़ा है। वो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको उजागर करता है। तेहरान की सड़कों पे जो धुआं था वो किसी कारखाने का नहीं था, बल्कि वहाँ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जलने का था। तेहरान का ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार, जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था का धड़कन माना जाता है, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। और इस सन्नाटे में एक ही आवाज गूंज रही है कि मुल्लाज मस्ट लीव, यानी कि मुल्लाओं को अब जाना होगा। अब ईरान के रिजीम के हिसाब से ये स्टेटमेंट, ये जो नारे लगे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े, बहुत विद्रोही किस्म के हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये अचानक हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ महंगाई की वजह से हुआ है, या फिर ट्रम्प का जो प्लान था कि मैक्सिमम प्रेशर हम ईरान पे डालेंगे जिससे तेहरान के सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाए, वो प्लान दरअसल सक्सेसफुल हो रहा है? आखिर ईरान में जो विद्रोह हो रहा है उसके पीछे की रियल कहानी क्या है? आज की इस वीडियो में हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी देश में विद्रोह तब होता है जब वहां पे लोग भूखे होते हैं, लेकिन क्रांति तब होती है जब लोगों का भविष्य मर जाता है। और ईरान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग तो भूखे हैं ही हैं, लेकिन साथ में उनका भविष्य भी मरता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि 2025 के साथ साथ ईरान की करेंसी रियाल ने भी अपनी अंतिम सांस ले ली हो। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जरा आप आंकड़ों पे गौर फरमाइए। 28 दिसंबर 2025 को ईरानी रियाल खुले बाजार में 1.42 मिलियन, यानी कि 14 लाख से भी ज्यादा प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। यानी कि एक डॉलर में 14 लाख से ज्यादा रियाल मिल रहे हैं। और अगर तुलना के लिए मैं आपको बताऊं, तो 2022 में एक डॉलर की कीमत 4 लाख रियाल थी। यानी महज 3 सालों में ईरानी लोगों की मेहनत की कमाई का वैल्यू 70% से ज्यादा गिर गया। यहाँ तक कि खुद ईरान की जो स्टेट स्टेटिस्टिक्स सेंटर है, उसके मुताबिक 2025 के लास्ट तक इन्फ्लेशन 42% से ज्यादा था ईरान में। लेकिन अगर आप सिर्फ खाने पीने की चीजों को ही जोड़ो, यानी कि बाकी सारी चीजें बाहर कर दो, तो फूड इन्फ्लेशन 72% का आंकड़ा पार कर चुका है। इसीलिए आज ईरान में अगर एक साधारण परिवार ब्रेड और दूध खरीद लेता है, तो वो किसी लग्जरी से कम नहीं है। और यही वजह है कि इस बार सड़कों पर केवल छात्र या एक्टिविस्ट नहीं आए हैं, बल्कि वो बाजार के मर्चेंट्स भी आए हैं, जो पारंपरिक रूप से वहाँ की जो रिजीम है उसको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि जब बाजार बंद हो गया, तो समझ लीजिए कि सरकार की जड़ें भी हिल चुकी हैं। और इस आग में घी डालने का काम किया है ट्रम्प की विदेश नीति ने। ट्रम्प जब से दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम 2 साइन किया है, जिसका टारगेट है कि ईरान का जो भी तेल निर्यात है उसको जीरो करना। लेकिन इसके भी अलावा ट्रम्प ने 2025 में वो किया जो 2018 में भी नहीं हुआ था। उन्होंने यूएन के स्नैपबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया है। सितंबर 2025 में लगे इन प्रतिबंधों ने ईरान पर फिर से वो सारे पुराने आर्म्स एम्बार्गो और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए हैं, जो 2015 के न्यूक्लियर डील के बाद हटा दिए गए थे। इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान का बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया से कट गया। दवाइयों से लेकर मशीनरी तक हर चीज का आयात ठप हो गया। और जब ईरान के लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो उनके गुस्से का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भी है। लेकिन भाई, ईरान की जनता तो सवाल अपने सरकार से ही पूछेगी। तो ईरान के लोग अपनी सरकार से पूछ रहे हैं, अपने रिजीम से पूछ रहे हैं कि हम देश दुनिया से इतने अलग थलग क्यों पड़ गए हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने इस विद्रोह को भांपते हुए 29 दिसंबर को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो जायज मांगे हैं उसको सुनेंगे, लेकिन जनता अब बातों में आने वाली नहीं थी। एक्शन के नाम पे उसी दिन सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी चेंज किया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या चेहरा बदलने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि ईरान का जो संकट है वो सिस्टमेटिक है। वहां की जो आईआरजीसी है, यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो देश की अर्थव्यवस्था के 30 से 40% हिस्से पे कंट्रोल करती है। और जब तक सेना और क्लेरिक्स के हाथ में व्यापार रहेगा, तब तक आम आदमी को राहत मिलना नामुमकिन है। और ईरान में एक कहावत है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार कब गिरेगी, तो आप बाजार के ताले देखो। 1906 का कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन हो या 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो, हर बार तेहरान के जो ग्रैंड बाजार के व्यापारी हैं, उन्होंने ही नई सत्ता की नींव रखी है या पुरानी सत्ता को पलटी है। और 2025 का विद्रोह भी इसीलिए खास हो जा रहा है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है। ट्रक ड्राइवर यूनियंस ने भी इन हड़तालों का समर्थन किया है। अब जब सामान की सप्लाई रुक जाती है, तो जाहिर सी बात है दुकानें भी बंद हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन को कोई भी सुरक्षा बल ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें कि ईरान में जब सिचुएशन बिगड़ेगी या जो बिगड़ रही है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखिए, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो भारत के लिए इसके दो सबसे बड़े प्रभाव होंगे। और भी छोटे माइन्यूट प्रभाव होंगे, लेकिन जो सबसे इम्पैक्टफुल दो प्रभाव हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है चाहबार पोर्ट। देखो, भारत ने इस पोर्ट में करोड़ों डॉलर निवेश किए हैं। अगर ईरान में सिविल वार जैसी स्थिति बनती है, तो भारत का सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सपना खतरे में पड़ सकता है। दूसरा, हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। देखो, अगर ट्रम्प के दबाव में ईरान का तेल पूरी तरीके से बंद हो गया, तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाएगी। और जब सप्लाई की कमी होगी, तो कच्चा तेल महंगा हो सकता है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम, जो ऑलरेडी आसमान छू रहे हैं, और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं।
हालांकि ईरान की रिजीम कोशिश पूरी कर रही है कि किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए। अब ईरान से बहुत ज्यादा खबरें तो बाहर आ भी नहीं पाती हैं, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ईरान में सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है। लेकिन आप एक चीज को समझिए कि छोटे मोटे विद्रोह को दबाया जा सकता है। ईरान का सुरक्षा बल जो है वो टीयर गैस का यूज कर रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सारी न्यूज आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये कि आप किसी विचारधारा को जेल में डाल सकते हैं, कुछ चीजों के लिए लोग पीछे हट सकते हैं, लेकिन जब कोई पिता अपने बच्चे को भूखा देखेगा ना, तो वो फिर मौत से भी नहीं डरेगा, वहां पे डर खत्म हो जाता है। और इसीलिए ये डर का खत्म होना ही है कि ईरान जैसे क्लेरिकल रिजीम में मुल्लाज मस्ट लीव का नारा लग रहा है। और अगर ईरान की रिजीम इसको केवल नारा समझने की गलती करती है, तो ये उनको और उनकी सत्ता को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक आर्थिक चीख है। तो कुल मिला जुला के 2025 अपने साथ साथ ईरान के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा है। अब देखना यह है कि ये सवाल, ये स्लोगन क्या रिजीम चेंज में बदल पाता है, या फिर वहां की सरकार इस विद्रोह को भी दबा ले जाएगी। हालांकि इतिहास गवाह है कि जब भी करेंसी अपनी कीमत खोती है, तो तानाशाह भी अपनी ताकत खोने लगता है। ईरान आज उसी मोड़ पे है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन होगा। क्या ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर की नीति है वो वाकई में ईरान को बातचीत की टेबल पर ले आएगा, या फिर ये दबाव वहां के आम लोगों को एक ऐसी आग में झोंकेगा जिससे पूरा मिडल ईस्ट झुलस जाएगा। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, ट्रंप ये जो मैक्सिमम प्रेशर की नीति लगा रहे हैं ये सही है, या आपको लगता है कि इस तरीके से तो जो ईरान की निर्दोष जनता है उसका शिकार हो रहा है, जो वहाँ की रिजीम है, वहाँ के क्लरिकल हैं, वो सारे तो मजे कर रहे हैं, उनके पास तो पैसा है ही है। तो जो भी आपकी राय है, जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।